Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 6th of May 2022, Friday. Motivation of the day is we may encounter many defeats, but we must not be defeated. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. Banks start raising lending rates for external benchmark loan. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कल की न्यूज़ एनालिसिस में कि रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट के इंक्रीज़ के बाद जो बैंक्स हैं उनके लेंडिंग रेट इंक्रीज़ हो सकते हैं, मोर स्पेसिफिकली ऐसे लेंडिंग रेट जो कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस किस बैंक का या किस किस टाइप के बैंक का कितना कितना एक्सपोजर है ऐसे लोन्स में जो कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड हैं। इसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में भी एक्सपोजर डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि होम लोन में सबसे ज़्यादा ऐसे लोन हैं जो कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड हैं। तो आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में इसी न्यूज़ को कवर किया गया है कि 40 बेसिस पॉइंट के हाइक के बाद से जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वेडनेसडे को अनाउंस किया था, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने लेंडिंग रेट्स इक्वल अमाउंट में इंक्रीज़ कर दिए हैं। इक्वल अमाउंट मीन्स 40 बेसिस पॉइंट तक इंक्रीज़ कर दिए हैं ऐसे लोन जो कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड हैं। तो थर्सडे को आईसीआईसीआई बैंक ने 40 बेसिस पॉइंट से अपने लेंडिंग रेट इंक्रीज़ करके 8.1% तक इंटरेस्ट रेट कर दिया। सेम फॉलोड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने रेपो रेट लिंक जो लेंडिंग रेट्स हैं उनको 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ करके 6.90% कर दिया है। और जो इंटरेस्ट रिबेट था कार और होम लोन्स पर उसको भी विड्रॉ कर लिया गया है, उस स्कीम को भी विड्रॉ कर लिया गया है। दे वर इंट्रोड्यूस टू पुश द क्रेडिट रिटेल क्रेडिट एट द टाइम ऑफ पैंडमिक। तो पैंडमिक के ड्यूरेशन में रिटेल क्रेडिट को इम्प्रूव करने के लिए इस तरह के रिबेट की कुछ स्कीम्स चलाई गई थी होम लोन और कार लोन्स पर। उन सारी स्कीम्स को या इंटरेस्ट रिबेट की जो स्कीम थी उसको भी विड्रॉ कर लिया है आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने। इसी तरह आरबीएल बैंक्स का जो रेपो रेट या रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट है वो भी अब 9.50% तक हो चुका है जो कि मई 4 से इफ़ेक्टिव हो गया है। तो अभी तो कुछ बैंक के लिस्ट आई है जैसा कि बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आरबीएल, बट ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि दिस विल बी फॉलोड बाय अदर रिमेनिंग बैंक्स। जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि एसेट लायबिलिटी कमेटी की जो मीटिंग है उसके बाद ये डिसाइड होगा कि जो रेपो लिंक्ड रेट्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जाए या ना किया जाए। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में भी सेम पैटर्न देखने को मिला। 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ किया है कोटक महिंद्रा ने फॉर सेलेक्टेड फिक्स डिपॉजिट्स। जैसा कि हमने भी डिस्कस किया था कि अगर लोन या के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो जो एफडी हैं, जो डिपॉजिट्स हैं, उस पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक कोटक महिंद्रा है उसने अपने जो एफडीज़ हैं उन पर 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया है। द 390-day buckets will have a new rate of 5.5% जो कि पहले 5.20% था। तो हो सकता है कुछ बैंक्स में 40 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिले लेंडिंग रेट्स के इंटरेस्ट में और लेंडिंग इंटरेस्ट रेट में। सो दिस इज़ द रेट साइकिल टर्न। तो एक्सपर्ट का मानना है कि जो लेंडिंग रेट में जो हाइक्स हो रहे हैं उसका बहुत जल्दी इम्पैक्ट या शॉर्ट टर्म में ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट इसका इम्पैक्ट है वो मीडियम टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म होगा। हालांकि लिक्विडिटी विड्रॉल जो सीआरआर में इंक्रीज़ हुआ और जो रेपो रेट में इंक्रीज़ हुआ उसके बाद जो लिक्विडिटी विड्रॉल है वो दिखना शुरू हो गया, वो विजिबल होना शुरू हो गया। सिस्टम से जो कुछ एक्सेस लिक्विडिटी है वो कम होने लगी है
और एक्सपर्ट्स ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 23 में अप्रॉक्सीमेटली 100 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हो सकता है रेपो रेट में। तो 40 का अभी हो गया है, 60 बेसिस पॉइंट का और एंटिसिपेट किया जा रहा है आगे आने वाली रिव्यू कमेटी की मीटिंग में। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। हायर यील्ड्स लीव सेंटर एंड स्टेट कंसर्न। आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में जो मैक्सिमम न्यूज़ हैं वो आरबीआई के जो रिसेंट डिसीजन है रेपो रेट को इंक्रीज़ करने को लेकर के उसी से रिलेटेड है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही आरबीआई ने ये 40 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ अनाउंस किया, उसका इम्पैक्ट हमें सेंसेक्स, निफ्टी, बॉन्ड मार्केट, लेंडिंग रेट सब पे देखने को मिलने लगा। ऑन May 4th द यील्ड ऑन द बेंचमार्क 10-year गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम GSEC भी बोलते हैं, रोज टू 3.64%. This is the highest single day rise so far this calendar year is concerned. और उसके बाद जो बॉन्ड यील्ड है 10 साल के बॉन्ड की जो यील्ड रेट है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया सिंस May 2019। तो 2019 से देखें अगर डेटा तो 2022 में जो 10 ईयर के जो बॉन्ड्स हैं वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर हैं, हाईएस्ट यील्ड रेट पर हैं। हालांकि सिंगल डे अगर इंक्रीज़ की बात करी जाए तो सिंगल डे में जनवरी 1 को जो बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड है वो 14% तक इंक्रीज़ हुई थी। क्यों इंक्रीज़ हुई थी कि रशिया ने का जो इन्वेजन हुआ था यूक्रेन पर, उसके बाद से जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए थे। लिक्विडिटी फ्लो में डिसरप्शन हुआ था, ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ था, जिसका इम्पैक्ट हमें सीधे सीधे बॉन्ड मार्केट पे देखने को मिला था। और 14% से इंक्रीज, सिंगल डे इंक्रीज देखने को, नॉट सिंगल डे, इट वाज अ सेशन वाइज इंक्रीज, बट यस जनवरी 1 में ये 14% का इंक्रीज़ देखने को मिला था। और यही इसी तरह का पैटर्न हमें इस अनाउंसमेंट के बाद, जो आरबीआई के अनाउंसमेंट हुई रेपो रेट को इंक्रीज़ करने की, इसके बाद देखने को मिला जी सिक्योरिटीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 3.64% का सिंगल डे राइज रजिस्टर किया, तो सिंगल डे इंक्रीज रजिस्टर किया। अब ये तो हो गया 10 ईयर्स का जो बॉन्ड है, जी सिक्योरिटी है, उसका इंटरेस्ट रेट या बॉन्ड यील्ड रेट इंक्रीज होना। इसका इम्पैक्ट हमें सीधे सीधे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की बोरोइंग्स पर देखने को मिलेगा। फॉर बोथ सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, हायर यील्ड मीन्स हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अगर यील्ड बढ़ रही है, यील्ड रेट बढ़ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, यील्ड रेट बढ़ रहा है मतलब जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है इकोनॉमी में वो इंक्रीज़ हो रहा है। और इसका अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी भी तरह की मार्केट बोरोइंग पर जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल इंक्रीज़। तो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंटर के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि सेंटर ने एक हायर बोरोइंग का टारगेट रखा है। एज हायर बोरोइंग कॉस्ट एड टू हायर सब्सिडी बर्डन विच government is already facing and that may leads to higher fiscal deficit। हालांकि जो ऑफिशियल्स है उनका ये कहना है कि हम सिंगल डे इंक्रीज से बहुत ज़्यादा हमें इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वी आर नॉट वेरी मच कंसर्न अबाउट द सिंगल डे इंक्रीज की। एक दिन में 3.64% इंक्रीज हुई जी सिक्योरिटी की यील्ड रेट, जबकि हम पूरे ईयर के इंटरेस्ट रेट को वॉच कर रहे हैं, द स्पैन, द इंटायर स्पैन ऑफ अ ईयर। और जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट और सब्सिडीज़ की जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, दैट इज़ नॉट आइडल, और डेफिनेटली इट विल और इट मे डिस्टरप्ट और इम्पैक्ट द फाइनेंशियल मैथ ऑफ सेंटर एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। तो कल के अनाउंसमेंट के बाद से 3.64% का इंक्रीज़ देखने को मिला यील्ड रेट में इन केस ऑफ 10 ईयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसकी वजह से सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो इंक्रीज़ हो गई है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज़ क्यों होगा? क्योंकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट सब ने ही इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ह्यूज बोरोइंग प्लान्स रखे हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। और ऑलरेडी गवर्नमेंट के ऊपर, स्पेशली सेंटर गवर्नमेंट के ऊपर सब्सिडी बर्डन है, वेलफेयर स्कीम्स का बर्डन है, और अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज होगी तो ये एक एडिशनल बर्डन होगा गवर्नमेंट पर,
क्योंकि जो भी बोरोइंग्स की प्लानिंग करी है गवर्नमेंट ने वो एक आइडियल और एक पहले जो इंटरेस्ट रेट है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग उसके बेसिस पर करिए। अब चूंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग या इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो एडिशनल बर्डन होगा, तो दैट मे इम्पैक्ट द फिस्कल डेफिसिट सिचुएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एज ऑफ नाउ ऑफिशियल्स आर सेइंग दैट इट इज मैनेजेबल, बट latitude to manage the shrink with every uncertainty is the challenge. So this is the steady rise इन इंटरेस्ट पेमेंट बाई सेंटर एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो डार्क बार है ये इंडिकेट कर रहा है सेंटर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट पेमेंट, जो लाइट बार है ये इंडिकेट कर रहा है states government का interest payment in terms of rupee trillion. The total interest payment by center and the state is this, and definitely you do not need to mark up this data. You can just have the glimpse of it कि 2015 से लेकर के 2023 तक का क्या सिनेरियो क्या ट्रेंड रहा। तो हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली टोटल इंटरेस्ट पेमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। 2015 में इट वॉज 5.92 और 23 में आते आते 12.53% तक आ गया। एंड कन्फाइंड फिजिकल डेफिसिट ऑफ सेंटर एंड स्टेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो फिजिकल डेफिसिट भी इंक्रीज हो रहा है। हालांकि ये ईयर अगर हम छोड़ दें तो दिस वॉज द पैंडेमिक ईयर, लेकिन इसके बाद भी जो फिजिकल डेफिसिट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो भी ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो ये डेटा आप देख सकते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम। इसी के साथ एक और न्यूज़ दी हुई है, उसको भी हम इसी कैटेगरी में ही कवर करेंगे। एनालिस्ट सी म्यूटेड इम्पैक्ट ऑन निम एंड पैट ऑफ बैंक्स। तो जो इंक्रीज हुआ है रिसेंट रेपो रेट इंक्रीज और CRR इंक्रीज, CRR में कितना इंक्रीज हुआ है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ CRR। तो एज पर द एनालिस्ट जो रिसेंटली रेपो रेट हाइक हुए हैं, CRR हाइक हुआ है, दैट मे नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बैंक। तो बैंक पर बहुत ज़्यादा या एक बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को, मोर स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बैंक जो हैं उससे ज़्यादा बेनिफिट कमाएंगे। हायर जो यील्ड हो रही है, जो यील्ड रेट इंक्रीज हो रहा है उससे बैंक ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे या ज़्यादा बेनिफिट होंगे रादर देन negative impact of increase in RR and CRR। तो ऐसे बैंक्स जिनके मोस्ट ऑफ द जो लोन्स हैं, और हमने देखा भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन का जो लोन है आज के टाइम में वो एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक है, क्योंकि RBI का मैंडेट है कि जो लेंडिंग करी जाए वो एक्सटर्नल बेंचमार्क पर करी जाए रादर देन MCLR और अदर पैरामीटर्स। तो उसके अकॉर्डिंग जो बैंक्स हैं वो इंक्रीज इंटरेस्ट रेट की वजह से ज़्यादा बेनिफिट अर्न करेंगे रादर देन बीइंग इम्पैक्टेड बाय द नेगेटिव impact of these increase in RR और CRR। लेकिन अगर NBFCs की बात करें, ये तो बात हो गई बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा CRR और RR के इंक्रीज़ का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोन है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड है। लेकिन NBFCs हैं उन पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। केवल अगर उन NBFCs को छोड़े जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग करती हैं, इसके अलावा जो और भी अगर अदर NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उन पर इस इंक्रीज़ का इस RR और CRR इंक्रीज़ का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है एज पर द एनालिस्ट। इसके अलावा अगर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें या उनके इम्पैक्ट को कंपेयर करें तो अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट द राइज इन रेपो रेट विल ट्रिगर द ब्रॉड बेस्ड इंक्रीज इन डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग रेट्स, जो कि हम देख रहे हैं क्लियरली विजिबल है, विच विल बी रिलेटिवली मोर फेवरेबल फॉर प्राइवेट बैंक विज़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो प्राइवेट बैंक्स के लिए ज़्यादा फेवरेबल है ये सिनेरियो। कौन सा सिनेरियो? जहाँ पर डिपॉजिट्स के जो रेट हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं और जो लेंडिंग रेट हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। सो इन कंपैरिजन टू PSUs, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विल बी मोर profitable, or this situation is more favorable for them. This is because of the proportion of external benchmark rate, EBR link rate। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो EBR link rate है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में उसका एक्सपोजर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द PSUs। So PBR for private sector bank risen to
57% as of December 2021 in comparison to 20.4% in PSUs. So definitely जो अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा लोन ऐसे हैं जो कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमें इंक्रीज लेंडिंग रेट के फॉर्म में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 16 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। एक्टिव इंटरनेट यूजर्स अप 45% इन रूरल इंडिया। तो ये एक स्टडी है जो कि नीलसन ने करवाई है और इस स्टडी में इंटरनेट पेनिट्रेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा डेटा पब्लिश किया गया। हालांकि बिजनेस स्टैंडर्ड ने पूरी स्टडी कवर नहीं करी बट इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर किया है। सो बीइंग इन अ IT era, it is very important to know what is the current status of our country in terms of internet users. So as per this study, rural India witnessed a 45% increase in active internet user in comparison to 2019। सितंबर 2019 के कंपैरिजन में दिसंबर 2021 में जो रूरल इंडिया है उसमें 45% तक इंक्रीज देखने को मिला। क्या इंक्रीज देखने को मिला? इन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स। तो एक्टिव इंटरनेट यूजर्स जो है वो 45% तक इंक्रीज हुए, मोर स्पेसिफिकली इन रूरल एरिया विद इन 2 years। और अगर हम देखें ये पीरियड, दिस पीरियड बिलोंग्स टू द पैंडेमिक पीरियड। ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है इसमें पैंडेमिक के ड्यूरेशन में रहा। तो भारत 2.0 या 2.0 स्टडी जो कि नीलसन ने रिलीज़ करी है थर्सडे को, ये आप याद रखेंगे, ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। भारत 2.0 2.0 इंटरनेट स्टडी किसने या रिपोर्ट किसने पब्लिश करी? तो सर नीलसन। नीलसन क्या है? सर प्राइवेट रिसर्च बेस्ड कंसल्टेंसी। ये कहाँ की कंपनी है, कहाँ की कंसल्टेंसी है, रिसर्च बेस्ड फॉर्म है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस भारत 2.0 इंटरनेट स्टडी 45% इंक्रीज इज देयर इन रूरल इंडिया इन टर्म्स ऑफ एक्टिव इंटरनेट यूज़र। अगर फीमेल और या जेंडर की बात करें तो एक्टिव फीमेल इंटरनेट यूज़र ग्रो बाई 61% सिंस 2019। तो जेंडर के बेस में अगर एनालिसिस करें तो फीमेल जो इंटरनेट यूज़र हैं उनमें 61% का इंक्रीज देखने को मिला है। तो दिस स्टडीज बेसिकली प्रोवाइड द पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट कि किस तरीके से पिछले लास्ट 2 से 3 सालों में इंटरनेट जो है वो पेनिट्रेट किया है इंडिया में बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजन्स। And currently India has 646 million active internet users aged 2 years and above। तो दिसंबर 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 650 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूज़र हैं जिनकी जो कि एज या 2 years की एज से ऊपर है। तो हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि 2 साल का बच्चा भी आज के टाइम में इंटरनेट यूज़ कर रहा है। रूरल इंडिया की बात करें तो रूरल इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 352 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूज़र हैं जो कि 20% ऑलमोस्ट 20% हायर देन द अर्बन। तो जो ये 600 अप्रॉक्सीमेटली 650 मिलियन का जो ये नंबर है दिस इज़ फॉर पैन इंडिया। इसमें रूरल और अर्बन दोनों ही इंक्रीज़ हैं और सिर्फ रूरल में देखा जाए तो 352 मिलियन यूज़र्स हैं, 20% more than the urban area। And the study also reveals that almost 60% of the rural population is still not actively using internet। तो ये सीधे ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर 60% पॉपुलेशन रूरल इंडिया में अभी भी एक्टिव इंटरनेट यूज़र नहीं है, सो देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर व्हाट? ह्यूज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो ITS जैसी कंपनीज हैं, उनके लिए ह्यूज पोटेंशियल है कि वो रूरल इंडिया में, रूरल इकोनॉमी में, रूरल सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, अपने मार्केटिंग को, अपने रिसोर्स को इस डायरेक्शन में चैनलाइज करें। अर्बन इंडिया की अगर बात करें तो अर्बन इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड 59% पेनिट्रेशन ग्रोथ विद अप्रॉक्सीमेटली 294 मिलियन एक्टिव यूजर्स। तो रूरल इंडिया में 352 मिलियन, अर्बन में 294 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। जैसा कि हमने कहा कि 20% ज़्यादा है रूरल इंडिया में।
और इस स्टडी में जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं डिजिटल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए बाय डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी इनिशिएटिव लाइक डिजिटल इंडिया एंड अदर पॉलिसी इनिशिएटिव, जैसे कि जो बजट फ़ोन्स हैं वो अवेलेबल हों, अफोर्डेबल हों हर एक रूरल नूक्स एंड कॉर्नर्स में, इंडिविजुअल्स के पास जो डेटा प्लान्स हों। और इस सारे इनिशिएटिव की वजह से अगर हम इंडिया के डेटा प्लान्स को कंपेयर करें तो दिस इज़ द वर्ल्ड चीपेस्ट टेलीकॉम डेटा प्राइस कंट्री। तो गवर्नमेंट के एफर्ट्स इन ऑर्डर टू प्रमोट द और स्ट्रेंथन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके अलावा स्मार्ट बजट फ़ोन्स को अवेलेबल कराना, अफोर्डेबल मोबाइल डेटा को अवेलेबल कराना, इस सब का इम्पैक्ट हमें इंडिया के जो इंटरनेट एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स हैं उसके डेटाबेस में देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज़ द डिजिटल सर्च अकॉर्डिंग टू द नीलसन स्टडी भारत 2.0 इंटरनेट स्टडी। तो एक्टिव यूज़र्स अप्रॉक्सीमेटली 592 जो कि 12 साल की एज से ऊपर है। 2 साल की अगर एज के ऊपर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 650 मिलियन यूज़र्स हैं। कंपेयर विद 2019 द एक्टिव इंटरनेट यूज़र डेटाबेस in case of 12 plus has increased or has seen the growth of 37%. ऑलमोस्ट 90% जो यूज़र्स हैं वो इंटरनेट डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं। यूज़र्स एज टू 50 ईयर्स एंड अबव आर ऑल्सो नॉट लेफ्ट बिहाइंड। 81% असेसिंग द इंटरनेट डेली फॉर डिफरेंट पर्पस। रूरल में 45% की ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है, अर्बन में 28% की ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है सिंस लास्ट 2 to 3 ईयर इन टर्म्स ऑफ active internet users. 1 in every 3 female users in rural India are active internet user. और सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस जिससे इंटरनेट को एक्सेस किया जा रहा है इज़ द मोबाइल फ़ोन। तो अफोर्डेबल मोबाइल फ़ोन और चीप मोबाइल डेटा जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं इसका इम्पैक्ट विजिबल हो रहा है इंडिया के डिजिटल इंक्लूजन पर। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। LIC IPO gets fully subscribed on day 2. सो फाइनली स्टेट ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो IPO था, जैसे बोला था कि लार्जेस्ट एवर IPO है इनटू द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ इंडिया, वो थर्सडे को फुली सब्सक्राइब हो गया। सेकेंड डे दूसरे दिन ही पूरा सब्सक्रिप्शन हो गया। तो अब जो आगे का टाइम पीरियड बचा था 9 मई तक जो ओपन रहना था, फिलहाल के लिए अब जो कि वो सब्सक्राइब हो चुका है, ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो अब IPO which will remain open till Monday has so far generated the bid worth rupees 20,744 crore, including the 5,628 crore raised from the anchor investors. तो ये आप याद रखेंगे कि एंकर इन्वेस्टर्स ने अप्रॉक्सीमेटली 5,628 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और बिड्स के थ्रू 20,744 करोड़ का जो फंड है या जो मनी है वो जनरेट हुआ है इनटू दिस IPO। और एज़ पर द रीसेंट डेटा 12,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल इन्वेस्टर्स के थ्रू आया है। 3.6 मिलियन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं ऑल अक्रॉस द इंडिया उन्होंने इस पर्टिकुलर IPO में पार्टिसिपेट किया है। एन एक्सपेक्टेशन वर दैट द टोटल एप्लीकेशन फिगर वुड हिट 10 मिलियन। एप्लीकेशन जो हैं वो 10 मिलियन तक इंक्रीज हो चुके हैं, हालांकि 3.6 मिलियन जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला है LIC के IPO में। तो सेकेंड डे फुल सब्सक्रिप्शन, फुली सब्सक्राइब, एंड नाउ LIC इज sufficiently funded. So this is the LIC IPO subscription status at the end of Thursday. कितना अवेलेबल रहा, कितना डिमांड में रहा, तो ये देख सकते हैं कि जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, सबके लिए कोटा था, उनके लिए कितना अवेलेबल था और कितना सब्सक्राइब हुआ। ओवरऑल सेकेंड डे फुल सब्सक्रिप्शन कैन बी सीन इन केस ऑफ LIC IPO। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडियाज़ कोविड डेथ टोल हायर इन द वर्ल्ड, WHO रिपोर्ट। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम WHO बोलते हैं, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में कोविड-19 से अप्रॉक्सीमेटली 4.7 मिलियन डेथ्स हुई हैं, जो कि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट हैं। और
इस 4.7 मिलियन नंबर्स में कोविड से रिलेटेड जितने भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी डेथ हुई हैं उनको इंक्लूड किया। कुछ जो है वो डायरेक्टली कोविड से डेथ हुई हैं, कुछ इनडायरेक्टली जो कोविड का इम्पैक्ट हुआ इंडिविजुअल के हेल्थ सिस्टम में उसकी वजह से डेथ देखने को मिली। तो as per the WHO report, India's COVID toll is approximately a third of global death number. तो 1/3 जो डेथ हुई टोटल डेथ ग्लोबल पे वो केवल और केवल इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो जो ये कहा जा रहा है कि इंडिया सक्सेसफुली मैनेज करके ले गया कोविड को, तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस मैनेजमेंट पर उस स्ट्रैटेजी पर क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि WHO एस्टिमेट्स ऑफ कोविड डेथ इन इंडिया इज 10 टाइम्स ऑफ द ऑफिशियल काउंट। तो जो ऑफिशियल डेटा गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल डेटा है उसके कंपैरिजन में जो WHO का डेटा है वो 10 गुना ज़्यादा है, और उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने सबसे ज़्यादा डेथ रजिस्टर करी। इंडिया के बाद कौन से कंट्री हैं, ये WHO का डेटा है, हालांकि गवर्नमेंट इसको कितना रिकॉग्नाइज करती है ये अलग बात है। गवर्नमेंट ने क्लियरली डेफिनेटली हमेशा ही गवर्नमेंट बहुत सारे जो इंटरनेशनल रैंकिंग हैं या इंडेक्सिंग है उसको रिजेक्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट ने पूरी मेथोडोलॉजी को एब्रप्ट बताया है, फॉल्टी बताया और रिजेक्ट कर दिया है इस रिपोर्ट को। हालांकि WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज ऑन नंबर 1 पोजीशन विद 4.7 मिलियन डेथ, सेकेंड में रशिया विद 1.1 मिलियन डेथ, फॉलोड बाय इंडोनेशिया एंड USA। तो ये 4 कंट्रीज, अगर हम टॉप 4 की बात करें या टॉप 5 की भी बात कर लें तो उसमें आता है ब्राज़ील का नंबर। तो इंडिया, रशिया, इंडोनेशिया, USA एंड ब्राज़ील, ये 5 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर टॉप सबसे ज़्यादा या बोलते हैं सबसे ज़्यादा कोविड-19 इंड्यूस डेथ देखने को मिली। हालांकि इंडिया में अगर हम इनका नंबर देखें, क्वांटम की अगर बात करें तो इंडिया में 4.7 मिलियन की डेथ देखने को मिली कोविड इंड्यूस डेथ, और उसी के बाद जो सेकंड पोजीशन पर रशिया है उसमें केवल और केवल 1.1 मिलियन का डेथ टोल देखने को मिला है। इंडोनेशिया में 1, USA 0.9, ब्राज़ील 0.7। तो पहले और दूसरे जो नंबर पे जो कंट्रीज़ हैं, तीसरे नंबर पे जो कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। बोल सकते हैं इंडिया में 4 टाइम्स या 5 टाइम्स ज़्यादा, जो सेकेंड पोजीशन पे रशिया उससे 5 टाइम्स ज़्यादा डेथ रेट देखने को, डेथ नंबर्स देखने को मिले बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेंट्रल बैंक्स टू क्लोज 600 ब्रांचेस। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, that is a state-owned commercial bank, is actually planning to shut down its 30% of the branches। तो अपनी अप्रॉक्सीमेटली 13% जो ब्रांचेस हैं उसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बंद करने जा रहा है। किस लिए, जो रीज़न क्या है, रीज़न है फाइनेंशियल कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करना, विच हैव बीन अंडर द प्रेशर फॉर सेवरल ईयर्स। तो कुछ टाइम से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही, और उसको मैनेज करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज़ नाउ गोइंग टू क्लोज और शट डाउन इट्स 600 अप्रॉक्सीमेटली 13% ब्रांचेस। मोर स्पेसिफिकली जो लॉस मेकिंग ब्रांचेस हैं उनको मर्ज करेंगे या बंद कर देंगे बाय द एंड ऑफ मार्च 2023। और अभी तक का ये सबसे बड़ा या सिग्निफिकेंट ड्रास्टिक स्टेप है जो कि सेंट्रल बैंक ने लिया है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स फाइनेंसेस। इसके अलावा इससे पहले भी और भी डिसीजन लिए थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, जहाँ पर जो नॉन कोर असेट्स हैं उनको सेल आउट किया था, रियल एस्टेट्स जो थे उसको सेल आउट किया था, बट फिलहाल के लिए क्लोजर ऑफ ब्रांचेस का अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया था। बट नाउ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज़ ऑल सेट फॉर शटिंग डाउन और मर्जिंग द ब्रांचेस। अगर इसकी बात करें स्पैन की, लाइफ स्पैन की बात करें तो ये 100 साल पुराना लेंडर है, 100 साल पुराना बैंक है, और जिसके पास अभी अप्रॉक्सीमेटली 4,500 ब्रांचेस हैं। तो 600 ब्रांचेस को फिलहाल के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज़ ऑल सेट टू क्लोज डाउन जस्ट टू रिमूव इटसेल्फ फ्रॉम द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क से निकालने के लिए, जिसमें 2017 में आया था। तो 2017 में PCA की कैटेगरी में RBI ने इसको डाला था। तो अपने आप को पीछे से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे डिसीजन लिए, जहाँ पर नॉन कोर असेट्स को सेल किया, रियल स्टेट को सेल किया, बहुत सारे अदर फाइनेंशियल डिसीजन लिए। और ये अभी तक का सबसे बड़ा डिसीजन है, यहाँ पर अपनी 600 ब्रांचेस को सेंट्रल बैंक जो है वो बंद करने जा रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। PMI सर्विसेज एट 5 months हाई in April on higher fresh
ऑर्डर्स। तो सर्विस पीएमआई जो है वो अपने 5 महीनों के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है। अभी रिसेंटली हमने मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के बारे में डिस्कस किया था। As per the recent data released by S&P Global on Thursday, Service Purchasing Manager Index rose to 57.9% in the month of April. मार्च में कितना था? मार्च में it was 53.6%। तो ओमिक्रॉन का जो इम्पैक्ट था वो अब रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मार्च में 53.6% का सर्विस पीएमआई था, जो कि इंक्रीज होकर 57.9% का आ गया। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि सर्विस सेक्टर जो है वो रिवैम्प करने लगा है, मोर स्पेसिफिकली इन केस ऑफ इंडिया। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ बूस्ट कर रही हैं, टूरिज्म या आईटी सेक्टर्स में नए ऑर्डर्स आ रहे हैं। हालांकि जो इनपुट कॉस्ट है, जो वो जिस तरह से जो कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट भी है, लेकिन इसके बावजूद भी सर्विस पीएमआई में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है पिछले महीने के कंपैरिजन में। एज पर द S&P, ये याद रखेंगे, या IHS मार्केट का ये डेटा नहीं, दिस इज द डेटा बिलोंग्स टू S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर इंटरनेशनल एजेंसी। उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो सर्विस पीएमआई है वो इंक्रीज हुआ है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.